नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट वे झारखंड। हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर हमें देख पा रहे हैं। और इस वक्त उस बड़ी खबर पर हम चर्चा करने बैठे हैं जिस खबर ने बिहार के प्रशासनिक हल्के से लेकर बिहार के सियासी गलियारे और आम लोगों के बीच खलबली पैदा कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपर कॉप के नाम से जाने वाले आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे के इस्तीफे की। आज सुबह नहीं कह सकते, अपराह्न में आज करीब 12-1 बजे ये खबर आई कि शिवदीप लांडे ने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो पूर्णिया के आईजी पद पर जो है वो पोस्टेड थे और वहाँ से उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। लोगों को खबर तब लगी जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिवदीप लांडे ने खुद लिखा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि वो जो है सरकारी सेवा से इस्तीफा दे रहे हैं और बिहार की ही सेवा करते रहेंगे, बिहार में ही रहेंगे, बिहार ही उनकी कर्मभूमि बनी रहेगी। इस खबर ने एक तरीके से पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। वैसे उससे पहले शिवदीप लांडे अपना इस्तीफा जो है वो बिहार सरकार को भेज चुके हैं। एक प्रोसेस है, चूंकि एक आईपीएस अधिकारी हैं, केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं, तो उनका इस्तीफा जो है सिर्फ बिहार सरकार की मर्जी से स्वीकृत नहीं होता है, उसके लिए केंद्र सरकार की भी सहभागिता होती है। और तब शिवदीप लांडे जैसे किसी आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं, उनका इस्तीफा मंजूर होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुपर कॉप शिवदीप लांडे ने इस्तीफा क्यों दे दिया। वो कह रहे हैं बिहार में ही रहेंगे, बिहार ही उनकी कर्मभूमि बनी रहेगी। वैसे उनका मूल घर महाराष्ट्र है, लेकिन बिहार में ही रहेंगे। बिहार में रहकर क्या करेंगे? बिहार में अगर कोई अधिकारी, कोई आदमी रहता है, कोई भी आदमी हो, तो उसके लिए जो है वो जो भी आदमी यहाँ पर रहता है उसके लिए सबसे पावरफुल पद, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पद क्या हो सकता है? एक आईजी का पद, या फिर अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो उस स्तर का कोई सचिव का, प्रधान सचिव का, एससीएस का पद, डीएम का पद। लेकिन उस अहम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस्तीफा दे दे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। हम आज इसी कारण की पड़ताल करने बैठे हैं और आपको बताने बैठे हैं कि आखिर शिवदीप लांडे के इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है, राज क्या है। बार बार हम कहते हैं खबर वो नहीं होती जो आपको बताई जाती है, खबर वो होती है जो आपसे छिपाई जाती है। तो बात क्या छिपाई जा रही है शिवदीप लांडे के इस्तीफे के पीछे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई है बिहार में कि बिहार में अब कोई ईमानदार अधिकारी जो है वो रहना नहीं चाहता है। एक एक करके हम 6 अधिकारियों का आपको नाम गिनाएंगे, पुलिस सेवा के अधिकारियों का, जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया या फिर बिहार छोड़कर चले गए। काफ़ी अहम पद उनको मिला रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिहार छोड़ना जो है वो मुनासिब समझा और बिहार छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए या फिर पद से इस्तीफा दे दिया। क्या बिहार जो है वो ईमानदार अधिकारियों के लिए, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के लिए नरक बन चुका है? बिहार का सुशासन जो बार बार ये कहता है कि कानून का राज है, यहाँ पर न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उसका सिस्टम इस तरीके से सड़ गया है, इस तरीके से गल गया है कि वहाँ पर कोई ईमानदार अधिकारी, कोई काम करने वाला अधिकारी अब टिक नहीं सकता है। विपक्ष के लोग बार बार ये कहते हैं कि यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल जो है वो अब सीएम हाउस में बैठे एक रिटायर्ड अधिकारी के पास जाती है और वहाँ से फिर मोल जोल करने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। क्या इन बातों में सच्चाई है? शिवदीप लांडे के सहारे हम तमाम चीज़ों को समझेंगे। जो शिवदीप लांडे के बारे में जो हमारे पास जो खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली खबर है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी कहानी आपको सुनाते हैं। शिवदीप लांडे के बारे में एक छोटी कहानी हम सुनाते हैं। ये लगभग 2013-14 की बात है, 2014 की संभवतः। मैं बिहार के राजभवन गया। राज्यपाल उस समय, महामहिम राज्यपाल जो है वो डी.वाई. पाटिल हुआ करते थे। उस समय जिस कंपनी में मैं कार्यरत था, उस कंपनी के कार्यक्रम का न्योता देने के लिए मैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल जो बिहार के राज्यपाल थे उनके पास में गया था। और उस समय राज्यपाल के एडीसी, दरअसल राज्यपाल के दो एडीसी है राज्यपाल के होते हैं, एक जो आईपीएस अधिकारी होता है और एक जो है वो आर्मी का या एयरफोर्स का अधिकारी होता है। वो 2 एडीसी होते हैं और एडीसी जो है वो एक तरह से राज्यपाल का प्रतिछाया माना जाता है एडीसी को। तो शिवदीप लांडे जो है उस समय डी.वाई. पाटिल के एडीसी हुआ करते थे।
चूँकि पटना के उससे पहले वो सिटी एसपी रह चुके थे, तो वाकफियत उनसे पहले से थी, पहले से जान पहचान थी। अब मैं जिस वक्त गया उस समय मैंने दिन के लगभग 2-3 बज रहे थे। मैंने देखा कि गेट के बाहर से एक आदमी खाना लेकर आ रहा है और शिवदीप लांडे ने खाना उससे लिया और फिर राजभवन कैंपस में ही उनके हर एक दोनों एडीसी को आवासीय फ्लैट मिला होता है, घर मिला होता है, वहाँ पर चले गए। वो उस ओर जाते दिखे। मैंने उनसे हैरानी से पूछा कि भाई ये राजभवन है, राजभवन में अभी जो व्यवस्था है वो एक राजा के महल की तरह होता है। वहाँ बड़ा कैंटीन है और उस कैंटीन में तरह तरह के पकवान बनते हैं। वो राज्यपाल से लेकर उनके जो खास लोग होते हैं, जो खास अधिकारी होते हैं, उन तक उनको परोसा जाता है। मैंने कहा ये यहाँ राजभवन का इतना बड़ा कैंटीन है जहाँ पर बड़े खानसामे डिप्यूट है, बड़े आप जो डिश चाहे वो डिश जो है वो मंगवा कर खा सकते हैं। शिवदीप लांडे ने मुझे जवाब दिया कि जो मैं नौकरी करता हूँ, मेरी जो सेवा शर्त है उसमें यह है कि मैं अगर राज्यपाल का एडीसी हूँ तो मुझे एक घर मिलेगा, सरकारी क्वार्टर मिलेगा, उसका भी पैसा मेरे वेतन से कटता है। तो मैं घर के लिए इंटाइटल्ड हूँ, घर में इसलिए मैं सरकारी आवास में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे सेवा शर्त में कहीं नहीं है कि मैं भोजन राजभवन का करूँ, खाना मुझे अपने पैसे से खाना है। इसलिए शिवदीप लांडे ने कभी राजभवन के कैंटीन में खाना नहीं खाया। शिवदीप लांडे जो है वो या तो खुद खाना बनाते थे, घर में उनके खाना बनता था तो खाते थे, या फिर अगर बाहर से वो कैंटीन से बाहर से किसी रेस्टोरेंट से मंगवा कर खाना खाते थे। एक ऐसा ईमानदार अधिकारी जो राजभवन के कैंटीन से खाना खाने के लिए तैयार न हो, उस अधिकारी को बिहार की पुलिस सेवा से इस्तीफा देना पड़ा आज। कारण क्या है? कारण आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जो कहानी हमारे पास आ रही, हालांकि शिवदीप लांडे जो है अब वो पूर्णिया में कुछ देर पहले जो है उन्होंने बात की है मीडिया से, एक लाइन की बात कही है। एक लाइन की जो बात कही है वो हम आपको सुनवा देते हैं कि शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा है अपने इस्तीफे को लेकर। एक लाइन सुन लीजिए। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। थैंक यू। तो शिवदीप लांडे कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं और बाकी इसमें कोई बात नहीं कही है। सवाल यह है कि शिवदीप लांडे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनके पास जो है कोई बड़ा इस तरीके का उनका पैतृक कारोबार नहीं है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी हम लोग जानते रहे हैं, और उसके बाद भी वो इस्तीफा दे रहे हैं। नौकरी उनकी ज़रूरत है, हालांकि जहाँ उनकी शादी हुई है उनकी पत्नी भी डॉक्टर है और मतलब इस तरीके की स्थिति नहीं है कि घर में फाका कसी की स्थिति आ जाए, लेकिन एक आईजी जैसे पद पर जहाँ से लेकर डीजीपी बनने तक का रास्ता उनके लिए खुला था, उस पद से इस्तीफा देने को मजबूर क्यों होना पड़ा? तो जो पुलिस महकमे के आंतरिक सोर्स हैं वो चौंकाने वाली जानकारी हमको दे रहे हैं। वो जो कहानी बताते हैं वो हैरान कर देने वाली कहानी बता रहे हैं। दरअसल शिवदीप लांडे बिहार पुलिस की सेवा के बाद जो है वो महाराष्ट्र में अपने गृह राज्य में डेपुटेशन पर गए थे। हर अधिकारी को ये सुविधा होती है कि अगर वो दूसरे राज्य का किसी दूसरे राज्य में डेपुटेशन पर एक नियत अवधि के लिए जा सकता है, अगर वो भी राज्य सरकार चाहे तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने चाहा था तो वो अपने पैतृक अपने कहा गृह राज्य में डेपुटेशन पर गए थे। वहाँ से लौटे तो सहरसा के डीआईजी बने और डीआईजी से प्रमोशन जब हुआ तो तकरीबन 8 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र जो है मुजफ्फरपुर के आईजी पद पर किया गया था। तिरहुत उसको कहा जाता है, मुजफ्फरपुर में उनका हेडक्वार्टर होता है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, शिवदीप लांडे तो कह रहे हैं व्यक्तिगत कारण से हमने इस्तीफा दिया, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि शिवदीप लांडे जैसे भावनात्मक आदमी, ईमानदार आदमी को राज्य सरकार के रवैये ने, राज्य सरकार के सिंडिकेट ने, राज्य सरकार के संरक्षण में चल रहे सिंडिकेट ने इस फैसला लेने को मजबूर कर दिया, ये फैसला लेने को मजबूर कर दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर में जब शिवदीप लांडे का तकरीबन 8-8.5 महीने पहले जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो मुजफ्फरपुर एक तरीके से अपराधियों का गढ़ बन चुका था और एक व्यवस्थित संगठित सिंडिकेट वहाँ काम कर रहा है। और ये सिंडिकेट आज से काम नहीं कर रहा है। ये सिंडिकेट जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं उसके 2-4-5 साल बाद से ये सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा है मुजफ्फरपुर में। जमीन कब्जा से लेकर दूसरे तमाम अवैध कारोबार इसी सिंडिकेट के जिम्मे है और ये चर्चा आम लोगों के बीच आम रही है। आप मुजफ्फरपुर के किसी बच्चे से जाकर पूछिए कि यहाँ सिंडिकेट किसका चलता है, वो बता देगा। वो बता देगा कि उसका लिंक कहाँ तक है, वो बता देगा कि जिस भी एसपी या डीएम ने कार्रवाई करने की कोशिश की उसका किस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो 8-8.5 महीने पहले जब शिवदीप लांडे मुजफ्फरपुर के आईजी बनाए गए थे, उन्होंने अपराधियों के साथ साथ सिंडिकेट पर जो है
वो कमान कसनी शुरू की। शिवदीप लांडे जब मुजफ्फरपुर के आईजी थे तो करीब आधा दर्जन मुठभेड़ जो है अपराधियों से हुए मुजफ्फरपुर जो पुलिस की, और मुजफ्फरपुर में जो एक तरीके से अपराधियों का स्वर्ग बनता जा रहा था, वहाँ पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। खुद थाने का निरीक्षण कर रहे थे, लगातार एसपी के साथ मॉनिटरिंग हो रही थी, और जो एक सिंडिकेट है मुजफ्फरपुर में उसकी कमान कसी जा रही थी। कहा ये जा रहा था कि मुजफ्फरपुर आईजी के पास उस फाइल पर फाइल तैयार हो रही थी उस सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन हमने आपको कहा कि मुजफ्फरपुर के आम लोग कहते हैं कि उस सिंडिकेट का मुखिया कौन है और उसकी पहुंच कहाँ तक है। कहा जाता है किसी दौर में जो है एक महिला वहाँ एसएसपी हुआ करती थी और उन्होंने सिंडिकेट के मुखिया पर कार्रवाई करने का मन बनाया और जब सारी कार्रवाई पूरी कर ली, तैयारी पूरी कर ली, तो रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। शिवदीप लांडे जब पूरी तरीके से तैयारी कर चुके थे, जब फाइल्स बन चुकी थी, जब पुलिस को दिशा निर्देश दे रहे थे कि सिंडिकेट पर कार्रवाई करनी है, सिंडिकेट के जो पूरा जाल फैला हुआ है उसको तोड़ देना है, उसको जो है नष्ट कर देना है, अचानक से 8 महीने के अंदर, कार्यकाल के अंदर आईजी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिंडिकेट का पावर देखिए, जो आम लोगों के बीच चर्चा है कि शिवदीप लांडे जैसा अधिकारी जिसके दामन पर एक दाग भी ना हो, जिसने मुजफ्फरपुर जैसे शहर को शांत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उस वैसे अधिकारी का इसी सितंबर महीने में के पहले सप्ताह में ट्रांसफर कर दिया गया अचानक से। किसी पद पर किसी आईजी का, डीआईजी का, एसएसपी का कार्यकाल जो है वो 2-3 साल का तो होता ही है। शिवदीप लांडे पर कोई आरोप भी नहीं था, कोई शिकायत भी नहीं थी, कोई घुसखोरी का आरोप नहीं था, कोई कर्तव्यहीनता का आरोप नहीं था, राज्य सरकार तक कोई गंभीर शिकायत नहीं पहुंची थी। लेकिन आप सोचिए कि 8 महीने के भीतर शिवदीप लांडे को मुजफ्फरपुर से हटा दिया गया और पूर्णिया का आईजी बना दिया गया। पुलिस मुख्यालय में बैठे एक अधिकारी ने से हमारी आज ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि शिवदीप लांडे न केवल ईमानदार बल्कि सेंटिमेंटल, इमोशनल आदमी है और उनकी भावना को ठेस पहुंचा। एक अधिकारी कहीं किसी मुजफ्फरपुर बिहार का बड़ा शहर है, बड़ा कारोबारी केंद्र है, वहाँ पर बैठकर अपराध नियंत्रण की योजना बनाता है, सारी तैयारी करता है, पुलिस को तैयार करता है और उसके बाद अचानक से उसका ट्रांसफर कर दिया जाए 8 महीने के भीतर, तो अधिकारी कसूर ढूंढता है कि मेरा कसूर क्या था, आखिर क्यों दूसरे पदों पर बैठे लोग जो है वो सालों साल बैठे रहते हैं और हमें 8 महीने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकरण ने शिवदीप लांडे के मन पर गहरी चोट पहुंचाई। चर्चा ये भी है कि वो कुछ खास लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे थे, पर ऊपर से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि नहीं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। मुजफ्फरपुर में ऐसे कौन से खास लोग हैं, इसको मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि आप समझिए नॉर्थ बिहार के तमाम लोग जानते हैं। कौन से ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनकी पहुंच जो है, दरअसल बार बार जब आप देखिएगा जेडीयू नेताओं का बयान सुनिएगा तो वो कहते हैं कि लालू यादव के राज में जो है वो अपराधियों का की पहुंच जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक हुआ करती थी। लेकिन मुजफ्फरपुर के कौन से लोग हैं जिनकी पहुंच अभी मुख्यमंत्री आवास तक है, ये बात भी जग जाहिर है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, दरअसल शिवदीप लांडे को ऊपर से पड़ रहा दबाव, बेवजह ट्रांसफर कर दिया जाना, और बिहार पुलिस की कार्यशैली में देखिए एक दौर था 2005 से लेकर 2010 की बात हम करते हैं बार बार, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे पहले टर्म में, और उस दौर में वाकई ये बात था कि पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं था। लेकिन बाद के दिनों में जो परिस्थितियां बदली, ऐसे दर्जनों उदाहरण हम बता सकते हैं जिसमें जो बड़े लोग थे, कद्दावर लोग थे, वो छूट गए, पुलिस के हाथ जो है उनके गिरेबान तक नहीं पहुंचे। तो बगैर दबाव में हो रहा है कि दबाव में हो रहा है, ये तो सरकार बेहतर बता पाएगी। लेकिन शिवदीप लांडे को, जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, शिवदीप लांडे को व्यवस्था रास नहीं आई, और इस व्यवस्था जो रास नहीं आई उससे दुखी होकर जो सबसे बड़ा कारण बना, ऊपर से पड़ रहा दबाव, काम काज करने में परेशानी और बेवजह ट्रांसफर। शिवदीप लांडे जैसे इमोशनल अधिकारी को के लिए इसको झेल पाना जो है वो मुश्किल साबित हुआ, और शिवदीप लांडे जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सोर्सेस के हवाले से ढेर सारी बातें आ रही है कि कौन कौन सी फाइल रोकी गई, किस किस को पर कार्रवाई करने से मना किया गया, क्या क्या कारण हुआ, ढेर सारी बातें सामने आ रही है। और ये सब वाकया ज़्यादातर वाकई मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। तो ये कारण बने, ये जो सोर्सेस के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही है।
कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ये है कि बिहार में शायद अब किसी ईमानदार अधिकारी के लिए काम करना जो है मुश्किल हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट को ले लीजिए, हम एक एक करके उदाहरण आपको बताते जा रहे हैं कि बिहार के पुलिस महकमे में क्या हो रहा है। देखिए, बिहार ने इतिहास में पहला ऐसा मौका देखा, पहला ऐसा वाकया देखा कि बिहार जैसे बड़े राज्य का, देश का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, यहाँ का डीजीपी, देखिए डीजीपी कितना अहम पद होता है कि किसी राज्य में आप समझिए कि डीजीपी के पास जो पावर होता है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा पावर होता है। सरकार का पावर जो है वो पुलिस में जो है वो पुलिस सरकार का पावर जो है पुलिस में निहित होता है। पुलिस उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। योगी अगर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज होकर अभी बुलडोजर रोकने की बात कर रहा है, तो किसके सहारे चलवा रहे हैं? पुलिस के सहारे। चीफ सेक्रेटरी से तो बुलडोजर चलवाएंगे नहीं, वो डीजीपी को कहेंगे बुलडोजर चलाओ, तो पुलिस से कहेंगे इनकाउंटर कराओ। तो पुलिस सबसे बड़ी ताकत होती है और उसका मुखिया डीजीपी वो सबसे अहम पद होता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में डीजीपी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रजविंदर सिंह भट्टी, जिसके बारे में कहा जाता था कि भट्टी जब एसपी के दौर से ही या एएसपी के दौर से ही जब वो सड़क पर निकलते थे तो अपराधियों की पैंट गीली हो जाती थी। उस आरएस भट्टी को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। रजविंदर सिंह भट्टी ने पिछले महीने खुद लिख कर दिया कि वो बिहार में नहीं रहना चाहते, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, और राज्य सरकार पर यह दबाव बनाया कि उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की मंजूरी दी जाए। और रजविंदर सिंह भट्टी बिहार के डीजीपी का पद छोड़कर सीआईएसएफ का डीजी बन गए। सीआईएसएफ को ऐसा इंपॉर्टेंट केंद्रीय बल नहीं होता, उसके जिम्मे आप देखेंगे ले देकर एयरपोर्ट का की सिक्योरिटी का काम होता है, एक दो जगह और जो सेंट्रल जो इंडस्ट्री है उसकी सुरक्षा का काम भले ही हो, लेकिन जो कोई ऐसा पद नहीं होता इसमें बिहार जैसे राज्य का डीजीपी छोड़ के चला जाए। लेकिन इतिहास के पन्ने में पहली दफा यह दर्ज हुआ कि बिहार का डीजीपी अपने पद को छोड़ के अपनी मर्जी से दिल्ली चला गया, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चला गया और सीआईएसएफ का डीजी बन गया। काम का माहौल क्या है ये आपको बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं। 2025 तक रजविंदर सिंह भट्टी की नौकरी थी और 2025 तक जो है वो रजविंदर सिंह भट्टी को जो है वो वहाँ पर डीजी रह सकते थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डीजी के लिए जो है समय सीमा जो है वो तय कर रखी है कि सुप्रीम डीजीपी का कार्यकाल 2 साल तक होगा कम से कम। तो राजविंदर सिंह भट्टी की नौकरी पर खतरा भी नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उनको डीजीपी पद से हटाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद कुर्सी छोड़कर दिल्ली जाना बेहतर समझा। मामला रजविंदर सिंह भट्टी का ही नहीं है। आप एक एक करके हम अफसरों का नाम गिनाते जा रहे हैं कि आप देखिए अफसर बिहार छोड़कर कैसे जा रहे हैं। बी श्रीनिवासन बिहार पुलिस में एडीजी थे, उन्होंने कहा हम सेंट्रल डेपुटेशन पर जाएंगे और एनएसजी में चले गए। वो आप देखिए बिहार पुलिस की सबसे जो मुख्य विंग है, आप देखेंगे जो बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई करती है वो है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई, या स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विशेष निगरानी इकाई जो है। इन दोनों के मुखिया हुआ करते थे एडीजी नैयर हसनैन खां। नैयर हसनैन खां ने बिहार छोड़ दिया। नैयर हसनैन खां बिहार में एडीजी थे। आप समझिए पुलिस का, आप पुलिस की हायरार्की समझिए कि पहले कोई पुलिस वाला एसपी बनता है, एसपी के बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद आईजी, आईजी के बाद एडीजी, एडिशनल डीसी, और तब डीजी। नैयर हसनैन खां एडीजी थे, यानी डीजी से एक पद नीचे, और उन्होंने बिहार छोड़ दिया। वो कहाँ गए? एसएसबी में गए, सीमा सुरक्षा बल में, और पद क्या है? आईजी। यानी बिहार सरकार के सबसे प्रीमियर एजेंसी, पुलिस जांच एजेंसी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का एडीजी, जिसके जिम्मे सारा काम हो, वो इस अहम पद को छोड़कर एसएसबी में, सीमा सुरक्षा बल में एक पद नीचे आईजी बनने चला गया, बिहार छोड़कर चला गया। नैयर हसनैन खां की भी गिनती को वो ईमानदार अधिकारियों में होती थी। आप देखें फिर उसके बाद कांतेश मिश्र यहाँ हुआ करते थे, मोतिहारी पूर्वी चंपारण जैसे जिले के एसपी थे। और आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण बिहार में जो है वो बिहार के 3 सबसे बड़े जिलों में से एक पूर्वी चंपारण जिला है। और पूर्वी चंपारण जिला सीमावर्ती इलाका है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ इलाका है। और वो एक ऐसा जिला है जहाँ पर कमोबेश सारे आईपीएस अधिकारियों की इच्छा होती है कि एक बार हम जाकर वहाँ जो नए आईपीएस अधिकारी होते हैं कि वहाँ के एसपी बने। लेकिन कांतेश मिश्र पूर्वी चंपारण के जो है वो एसपी हुआ करते थे, और वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं हम सेंट्रल डेपुटेशन पर जाएंगे, और वो सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए। कोई ऐसा अहम पद उनको नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ कि वो आईबी के निदेशक बना दिए गए, सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर बना दिए गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन उन्होंने पूर्वी चंपारण के एसपी पद को छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना बेहतर समझा। हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ मामला ये नहीं है, आप इससे पहले देखिए काम्या मिश्रा पटना में एसपी रही, एसडीपीओ रही, दरभंगा में ग्रामीण एसपी बन के गई और वहाँ से उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं पुलिस की सेवा से, और इस्तीफा देकर चली गई। तो आप समझिए कि बिहार जो है कैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को, और जिनका नाम हम ले रहे हैं, हमने आरएस भट्टी का नाम लिया, शिवदीप लांडे के बहाने हम जिनका नाम ले रहे हैं, हमने नाम लिया कि शिवदीप लांडे जो है वो इस्तीफा दे दिया, वो तो आज की घटना है। लेकिन इसके अलावा हमने नाम लिया राजविंदर सिंह भट्टी का, ईमानदार और कड़क अधिकारी की छवि रही। हमने नाम लिया जो है वो बी श्रीनिवासन का, वो भी ईमानदार अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे। उनके साथ मामला ये था कि उनको राज्य सरकार हमेशा सेंटिंग पोस्ट पर रखी है। हमने नाम लिया आपके सामने इसके अलावा नैयर हसनैन खां का, हमने नाम लिया आपके सामने कांतेश मिश्रा का, हमने नाम लिया आपका काम्या मिश्रा का। तो ये तमाम लोग ऐसे थे जिनके दामन पर, वर्दी पर कोई दाग नहीं लगा था, लेकिन तमाम लोगों ने बिहार को छोड़ना, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाना, नौकरी से इस्तीफा दे देना, ये बेहतर समझा। कारण क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस और बिहार में सरकार की प्रशासन जो व्यवस्था है उसको लेकर ढेरों गंभीर सवाल उठते रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ये बार बार बोलते हैं कि बिहार में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब सीएम हाउस में बैठे कुछ एक रिटायर्ड अधिकारी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का कहना है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है उसमें मोटे बड़े पैमाने पर लेन देन हो रहा है। तेजस्वी यादव ने उसमें भी कहा था, बार बार वो कह रहे थे कई महीनों से कि डीजीपी की हालत ऐसी हो गई है कि डीजीपी की मर्जी से एक डीएसपी और थानेदार तक नहीं बदलता है। तो डीजीपी जब एक एसपी की नियुक्ति एसपी को न बना पाए, डीएसपी की पोस्टिंग नहीं करवा पाए, तो आखिर वो डीजीपी रिजल्ट कैसे देगा। आप समझिए कि एक जिले में किसी ऐसे एसपी को बिठा दिया जाए जो कोई थानेदार को नियुक्त न कर सके, थानेदार सब ऐसे हों जो ऊपर से नियुक्त होकर आए, तो क्या वो एसपी को वहाँ पर काम करवा पाएगा? क्या एसपी को जब ये एसपी को पता चल जाए कि हमारे ऊपर बैठा डीजीपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग तो कहीं और से होनी है, तो क्या वो एसपी काम करेगा डीजीपी के अंडर में? शायद आरएस भट्टी के पीछे भी यही कारण, आरएस भट्टी के बिहार छोड़ के जाने के पीछे भी यही कारण हो। हम आज चूंकि आरएस भट्टी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर खेला हो रहा है। बिहार की पार्टियां कहा करती थी कि एक दौर में, ये करती है कि एक पार्टियां अभी भी कहती है कि एक दौर में आरसीपी टैक्स यहाँ लगता था, बड़ी चर्चा होती थी, विधानसभा में घुसता था नारा आरसीपी टैक्स। अब बिहार की विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि बिहार में एक नया टैक्स सिस्टम जो है वो लागू हो गया है, और ये टैक्स सिस्टम जो है वो सीएम हाउस में बैठे कुछ लोग जो है वो चला रहे हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये राजनीतिक गलियारे के लोग, बिहार के प्रशासनिक गलियारे के लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक ही चीज तो हमको समझ में आ रही है कि बिहार में जो है वो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो है वो बिहार में अब रहना नहीं चाहते। और हम एक बात और आपको बता दें, दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग ये बार बार दोहराते हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जब शासनकाल था तो बिहार में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन उस दौर में भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कोई बिहार का डीजीपी सत्ता छोड़ के जो है वो, और मतलब कुर्सी अपनी छोड़ के, सत्ता नहीं कुर्सी अपनी छोड़ के और सेंट्रल डेपुटेशन पर चला जाए। उस दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि शिवदीप लांडे जैसा ईमानदार अधिकारी कोई हो और वो नौकरी से इस्तीफा दे दे। तो जंगल राज तब था, अब कौन सा मंगल राज है ये तो बेहतर सत्तारूढ़ दल के लोग बता पाएंगे, लेकिन सवाल जहन में हजारों उठ रहे हैं, और ऐसे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं। आप न केवल पुलिस की बात हम कर रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे आईएएस अधिकारियों को लेकर भी आप देखेंगे कि जो प्रमुख विभाग है, प्रमुख जो बिहार सरकार के विभाग है, उस आईएएस अधिकारियों के एक ग्रुप ने उन विभागों को एक तरीके से छाप रखा है, और ये आम चर्चा का विषय है कि एक खास तबके के लोग, एक खास समूह के लोग जो है उन्हीं के पास सारे अहम विभाग रहेंगे। बाकी जो विभाग है, अगर कुछ छोटे मोटे विभाग जो है, छोटे मोटे विभाग जो है वो कुछ अधिकारियों के बाकी अधिकारियों के पास बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना ईमानदार अधिकारियों को जो है वो जगह मिलना बिहार सरकार में मुश्किल हो गया है। जब हम आपसे बात करने बैठे हैं तो हमको विकास वैभव की भी याद आती है। विकास वैभव आप याद कीजिए, ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे हैं अभी भी, जो जब एनआईए में जब उनको
जो आतंकी घटनाओं की जांच के लिए सेंट्रल केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसमें उन्होंने इतना सराहनीय काम किया था कि वहाँ उनको काफ़ी उनकी तारीफ हुई थी। पटना एसएसपी रहते, उन्होंने सीएम हाउस के सामने से जो है वो गाड़ियाँ उठवा ली थी, चूँकि वो कानून का उल्लंघन कर रही थी। तो विकास वैभव को पहले होमगार्ड में पोस्टिंग किया गया था। जब उन्होंने कहा कि होमगार्ड की डीजी जो है हमारे साथ गाली गलौज कर रही है और हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, तो डीजी तो वहीं रह गई, लेकिन विकास वैभव को वहाँ से उठाकर योजना परिषद में ठेल दिया गया। ये एक ऐसा योजना परिषद है जहाँ कोई काम नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ बैठे रहना काम है आपका। सरकारी आपकी आईपीएस अधिकारी हैं तो आपको वेतन मिलता रहेगा, सिर्फ बैठे रहना आपका काम है। तो ये कुल मिलाकर बिहार में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का ही दशा दिशा है, और इसका खामियाजा किसको, किसी और को नहीं, सत्ता बैठे लोगों को नहीं, क्योंकि उनकी तो चल रही है, उनका तो काम निकल जा रहा है, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आम शिकायत आपको हो गई है, आपको हो रही होगी, चारों ओर आप देख रहे होंगे कि अगर आप पुलिस के पास शिकायत लेकर जाए तो कोई थानेदार क्या कर रहा है। सीबी लांडे के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी था, शायद उनका दोस्त आप कह सकते हैं बिहार में रहकर, कि अगर आप उनके पास कोई आम जनता जाती है और ये कहता कोई व्यक्ति कि हमारा थानेदार शिकायत नहीं ले रहा है और हमारे मामले में कार्रवाई नहीं हो रही, तो उस थानेदार पर गाज जो है तुरंत गिरती थी, तुरंत कार्रवाई होती थी। तो शायद ये दोष बन जाए बिहार में उनके लिए, क्योंकि बिहार का सिस्टम पूरी तरीके से, हम आपको बार बार कहते हैं, सड़ गया है, गल गया है। बिहार में भी ज़मीन सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में जिस तरीके से बातें पूरे बिहार से सामने आ रही है कि किस तरीके से पैसे की अवैध वसूली हो रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार कह रही कि हम सर्वे करा कर रखेंगे। ये सड़े हुए सिस्टम की जो है वो पहचान है। और सड़ा हुआ सिस्टम क्या क्या कर रहा है ये हम आपको कई दफ़ा और बता चुके हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि ऐसी खबरें सिर्फ और सिर्फ हम ही आपको बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है जो आपको ये बताए कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारे ऊपर न पैसे का दबाव पड़ सकता है, न हमारे कोई आदमी ये कह सकता है कि हमने कोई टकसाल नहीं बनी, हम बार बार कहते हैं कोई टकसाल नहीं बनी जो हमें खरीद सके, और ना कोई पावर का डर है। क्योंकि एक सिंपल वाक्य, एक सीधा लाइन है कि जो ईश्वर से डरता हो उसे बाकी किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।